हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ आप सभी का दोबारा से सिंपोजियम 12 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सब? आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ मैं आज हाजिर हुआ हूँ आप सभी के सामने, जो कि 12th के पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है, द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध का दौर की वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यानी कि हम आज की वीडियो में शीत युद्ध के बारे में जानेंगे कि शीत युद्ध में कौन कौन सी घटनाएं हुई, शीत युद्ध क्या था, उसके क्या परिणाम निकले, शीत युद्ध के क्या कारण थे, उसके अलावा शीत युद्ध के बीच में क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि जो शीत युद्ध है अब जो असली युद्ध में बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि शीत युद्ध क्या होता है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे सबसे पहले कि शीत युद्ध क्या था। तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो कि हथियारों, गोला बारूदों, तोप, मिसाइल इत्यादि से नहीं लड़ा गया था, बल्कि बयानों से लड़ा गया था। यह कोई ऐसा युद्ध नहीं था जो कि युद्ध के मैदान में लड़ा गया हो, बल्कि एक ऐसा युद्ध था जो कि समाचार पत्रों, रेडियो सहित अन्य सभी जो संचार के माध्यम होते हैं उन पे लड़ा गया था। इस युद्ध में जो विश्व था वो दो ध्रुव में बट गया था। एक ध्रुव जो था, यानी एक जो खेमा था वो था अमेरिका का, यूएसए खेमा, जो कि पूंजीवाद का समर्थक था, और जो दूसरा खेमा था वो था यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ, जिसका मुखिया रूस था, जो कि साम्यवाद यानी कि कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थक था। जो अमेरिका था वो पूंजीवाद का पोषक था, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित करना चाहता था, वो जितनी भी पूंजी थी उनका निजीकरण चाहता था। और जो रसिया था वो कम्युनिस्ट विचारधारा को का समर्थन करता था और कम्युनिस्टों की तरह विकास करना चाहता था। इस युद्ध में मुख्यतः दोनों महाशक्तियों का एक ही काम था कि वो एक दूसरे को नीचा दिखा सके किसी भी प्रकार। इस युद्ध में जो कि एक परोक्ष युद्ध था, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, में जितनी भी दोनों महाशक्तियां थी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारधारा का प्रसार करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अधिक से अधिक देशों को अपने साथ मिलाना चाहा था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसके कारण हमें ऐसा लग रहा था कि जो विश्व है को तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका बहुत जल्द झेलनी पड़ सकती है। तो आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि यह जो युद्ध था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1991 तक लड़ा गया। तो इसके क्या कारण थे? तो इसके लिए हमें इसके पीछे की पृष्ठभूमि देखनी होगी। तो इसके ठीक पीछे हम चलते हैं तो विश्व एक बहुत ही बड़े विभीषिका से उभरा था जिसका नाम था द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी और मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। तो हम देखते हैं कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे। तो उसमें थे जर्मनी, जापान, इटली। और जो मित्र राष्ट्र थे उनमें कौन कौन थे? तो इसमें थे इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया और अमेरिका। तो आप सब यहाँ पे देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और रसिया दोनों एक साथ है मित्र राष्ट्र में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी ऐसी घटना आती है जिसके कारण अमेरिका और रूस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं और पूरे विश्व में कोल्ड वॉर की यानी कि शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो इसके लिए हमें जानना होगा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 की घटना के बारे में। तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 की जो घटना है उसमें आपको पता होगा कि अमेरिका ने जापान पे 2 परमाणु बम गिराए थे। तो यही जो परमाणु बम गिराना था वही शीत युद्ध का एक मुख्य कारण बना। तो अमेरिका ने परमाणु बम गिराने से पहले ब्रिटेन को तो इसकी जानकारी दे दी थी कि हाँ, मैं जापान पे परमाणु बम गिराने वाला हूँ, लेकिन उसने रसिया को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी।
उसने रसिया को बिना बताए, जो कि रसिया उनका मित्र था, को बिना बताए जापान पे हमला कर दिया। इससे रसिया को गहरी आघात पहुंचा। रसिया को उन्हें ऐसा लगा कि अमेरिका ने उनके साथ गलत किया है, अमेरिका ने उन्हें धोखा दिया है। वो जो मित्रता का जो स्वांग रचा रहा था, वह सिर्फ अपनी विचारधारा के लोगों के साथ ही वो स्वांग रचा रहा था मित्रता का। इसलिए दो जो महाशक्ति थे उस समय के, रूस और अमेरिका, दो खेमों में बट गए। और जो द्वितीय विश्व युद्ध तक एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे, द्वितीय विश्व युद्ध की घटना के बाद वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। दोनों एक दूसरे के ऐसे दुश्मन बने जिसमें रोज़ ऐसा लगता था कि आज से ही विश्व में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। जो कोल्ड वॉर है, कभी भी तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। आगे चलते हुए जो शीत युद्ध के दौरान की एक मुख्य घटना हुई थी, क्यूबा मिसाइल संकट, उसके बारे में जानेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। तो सबसे पहले हमें जानना होगा क्यूबा की जो देश है उसकी अवस्थिति के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में। तो क्यूबा जो था वो अमेरिका की मुख्य भूमि से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीपीय देश है, जहां पर अमेरिका के अनेक उद्योगपतियों ने अपना निवेश कर रखा था। और क्यूबा के जो उस समय जो राष्ट्रपति या फिर जो अध्यक्ष थे, वो थे जनरल बतिस्ता, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे और बाद में राजनेता बने। तो जनरल बतिस्ता की सरकार का फिदेल कास्त्रो, जो कि एक कम्युनिस्ट था, उसने तख्तापलट कर दिया। अब तख्तापलट करने के बाद क्या हुआ, अमेरिका के उद्योगपतियों को ऐसा लगने लगा कि जो रूस है वो कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थक है, और जो क्यूबा में भी है, फिदेल कास्त्रो ने कम्युनिस्ट विचारधारा वाली सरकार बना ली है, तो कहीं ना कहीं उनके जो निवेश है उस पे उन्हें घाटा हो सकता है। इसी बीच 1961 में क्या हुआ कि रूस के जो नेता थे ख्रुश्चेव, उन्होंने क्यूबा में अपने सैनिक अड्डे स्थापित करना शुरू कर दिया ताकि युद्ध की स्थिति में अमेरिका को आसानी से दबाया जा सके। क्योंकि क्यूबा जो था वो अमेरिका की मुख्य दूरी जो भूमि थी उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था, जहां से रूस आसानी से अमेरिका पर हमला करा सकता था। इसके बाद क्या हुआ कि यह बात धीरे धीरे, जब रूस ने वहाँ पे अपने परमाणु हथियार स्थापित करने की भी सोच ली थी, जब यह बात उस समय तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को पता लगी, तो उन्होंने रूस को चेतावनी दी। उन्होंने ऐसा कहा कि यदि रूस का विमान ऊपर से, यदि अमेरिका के मुख्य भूमि के ऊपर से दोबारा गुजरा तो वो उस विमान को मारकर गिरा देंगे मिसाइल से। और रूस की इतनी हिम्मत नहीं हुई, रूस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके बाद भी, अमेरिका की चेतावनी के बाद भी, विमान को अमेरिका की मुख्य भूमि के ऊपर से उड़ाकर क्यूबा में लैंड करा सके और अपने सैनिक सामानों को पहुंचा सके। इसके बाद क्या हुआ, रूस के जो नेता थे ख्रुश्चेव, उन्होंने समझदारी का नज़ारा पेश करते हुए धीरे धीरे करके अपने सैनिक अड्डे अमेरिका से हटा लिए। तो इस घटना से ऐसा लग रहा था कि जो शीत युद्ध है वो तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा, लेकिन यह घटना उतनी घातक नहीं साबित हुई। इसके बाद जितने भी लोग थे उन्होंने इसे क्यूबा मिसाइल संकट का नाम दिया, जिसके कारण जो शीत युद्ध था वो अपने चरम पे पहुंच चुका था, लेकिन यह युद्ध का रूप ना ले सका। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या कारण थे कि जो शीत युद्ध था वह युद्ध का रूप नहीं ले सका। तो इसका एकमात्र कारण यही था जिसे हम शक्ति संतुलन मान सकते हैं, अर्थात जो दोनों महाशक्तियाँ थी वो परमाणु से लैस थी और युद्ध की स्थिति में
वो ऐसा जानते थे कि यदि युद्ध होता है तो कोई भी एक दूसरे पे परमाणु गिराने से बाज नहीं आएगा, जिसके कारण जो मानवता होगी, जो मानव जाति होगी, उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। जो दोनों देश होंगे उनकी वो बहुत पीछे चले जाएंगे, उनकी अर्थव्यवस्था डवाडोल हो जाएगी। इसलिए जो दोनों परमाणु ताकतें थी वो शीत युद्ध को शीत युद्ध में ही रखना चाहती थी ताकि उन्हें ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। इसे डेटरेंस का सिद्धांत भी कहा जाता है, अर्थात अवरोध का सिद्धांत। अब हम आगे चलते हुए देखेंगे कि शीत युद्ध के क्या क्या परिणाम निकले। तो शीत युद्ध का पहला जो परिणाम निकला वह था सैनिक गठबंधन, यानी कि मिलिट्री अलायंस। जो दोनों महाशक्तियाँ थी वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने साथ जोड़ना चाहती थी। तो इसके अंदर सबसे पहले अमेरिका ने अप्रैल 1949 में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जो कि जिसमें कि 12 देश थे। और उन्होंने ऐसा कहा कि यदि इन 12 देशों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो यह 12 के 12 देशों पे हमला माना जाएगा, और 12 के जो 12 देश है, जो हमलावर देश होगा, उस पर एक साथ हमला करेंगे। इसी बीच में रूस ने भी वार्सा पैक्ट पर साइन किया जो 1955 में। तो जो वार्सा पैक्ट की जितनी भी शर्तें थी वो बिल्कुल नाटो की तरह ही थी, यानी एक देश पे हमला सभी पे हमला माना जाएगा। तो अब जो विश्व था वो दो भागों में, नाटो और वार्सा सेना में बंट चुका था। इसके बाद क्या हुआ, जो अमेरिका ने सिएटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी की, फिर उसने सेंटो ट्रीटी की। इसके जवाब में यूएसएसआर ने जो साम्यवादी देश थे, जिनमें वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, इराक, इन सब के साथ अपने संबंध मजबूत किए। और इसके अलावा उसने चीन से भी, रसिया ने अपने संबंध सही किए। शीत युद्ध का दूसरा परिणाम जो हमारे समक्ष आता है वह था हथियारों के लिए होड़। तो शीत युद्ध में संलग्न जितने भी देश थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हथियार बनाने शुरू कर दिए, जिसमें नाभिकीय हथियार भी शामिल थे। शीत युद्ध के शुरुआत में जो नाभिकीय हथियार यानी कि परमाणु बम था, केवल एक अमेरिका के पास था, किंतु 1949 में रसिया ने परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद 1952 में इंग्लैंड ने किया। फिर उसके बाद 1960 में फ्रांस ने परमाणु बम बनाया। उसके बाद जर्मनी ने बनाया। फिर उसके बाद चाइना ने भी परमाणु बम बना लिए, जिसके कारण जितने भी जो देश थे वो युद्ध की तैयारी में लग गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब जो भी युद्ध होगा, अब जो शीत युद्ध है कभी भी असली युद्ध में बदल सकता है, इसलिए वो हथियारों को इकट्ठा करने लगे थे। शीत युद्ध का एक अन्य परिणाम यह भी निकला था कि इसके बाद जो नए जो देश थे वो आज़ाद हुए थे, यानी कि एशिया और अफ्रीका के जो छोटे छोटे देश थे उनका उदय हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि शीत युद्ध से पहले जो ब्रिटेन था यानी तथा यूरोप की अन्य जितने भी देश थे, शक्तिशाली देश थे, उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। ऐसी स्थिति में रसिया यानी कि यूएसएसआर ने उन पे ये आरोप लगाने शुरू कर दिया कि एक तरफ तो आप लोकतंत्र का ठीकरा फोड़ रहे हो और दूसरी तरफ आप इन देशों को कैद करके रख रहे हो, गुलाम बना के रख रहे हो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इन देशों को आज़ाद कर दिया, जिनमें भारत भी शामिल था, जो कि 1947 में आज़ाद हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं कि अमेरिका लगातार हो रहे युद्ध के कारण उसकी आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई थी, जिसके कारण वो अपने जो छोटे छोटे देश थे यूरोप के, उनके खर्च को नहीं संभाल सकता था। इसके लिए रूस ने क्या किया कि जितने भी उसके उपनिवेश थे अमेरिका को, उनको सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया और जो भी वो अमेरिका के उपनिवेश थे वे स्वतंत्र हो गए। शीत युद्ध का अगला परिणाम यह था कि जो पूरा विश्व था वो दो ध्रुव में बट गया था। एक तरफ साम्यवादी रूस और दूसरी तरफ पूंजीवादी अमेरिका। और ये दो महाशक्तियाँ
ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारधारा को एक दूसरे देशों पे थोपना चाहती थी। अब जो शीत युद्ध का अगला परिणाम निकला वह था इमरजेंस ऑफ नैम, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो कि उन देशों के द्वारा चलाया गया था जो कि शीत युद्ध के दौरान ना रसिया के साथ रहना चाहते थे और ना अमेरिका के साथ रहना चाहते थे। इन्होंने पूरे विश्व में एक तीसरी ध्रुव की स्थापना करने में मदद की और इसमें सबसे पहले इनका जो सम्मेलन हुआ था ये बेलग्रेड में हुआ था 1955 में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो इत्यादि का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा था। इनमें एशिया और अफ्रीका के जो देश थे जैसे कि भारत, म्यांमार, साउथ अफ्रीका इत्यादि ने जो नए नए स्वतंत्र हुए थे उन्हें ऐसा लगा कि हम दोबारा युद्ध नहीं कर सकते हैं, यदि हम युद्ध करते हैं तो बहुत पीछे चले जाएंगे। तो इन्होंने अपनी आर्थिक विकास के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों जैसे कि सोवियत रूस और अमेरिका दोनों ने ही ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने साथ मिलाने का काम किया था। तो आगे हम देखेंगे कि इन दोनों ने ऐसा क्यों किया था। तो सबसे पहला जो था वो था संसाधन। ये जो जितने भी छोटे छोटे देश थे इनके पास संसाधन जो होते थे जैसे कि तेल, खनिज इत्यादि, यदि वो किसी एक महाशक्ति से मिल जाते हैं तो उस संसाधन पे उस महाशक्ति का अधिकार हो जाता था, जिसके कारण महाशक्ति ऐसा चाहते थी दोनों की दोनों महाशक्ति कि उनके संसाधन पे उनका अधिकार हो जाए। दूसरा था ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग। तो यदि युद्ध की स्थिति में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग यदि रहेगा उनके पास तो वो सैन्य संचालन अच्छे से कर सकती है। तीसरा था सैन्य ठिकाने। इन छोटे छोटे देशों में जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे या फिर विकास की राह पे बढ़ रहे थे या फिर अविकसित थे, इन छोटे छोटे देशों पे वे दोनों महाशक्तियाँ अपने सैन्य ठिकाने बना सकते थे ताकि युद्ध की स्थिति में वहाँ से हमला किया जा सके। और अगला था आर्थिक मदद। इन जो देश थे इन्हें अपने साथ मिलाने से उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती थी, इनसे उन्हें आर्थिक मदद मिल जाती थी। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले भाग में। धन्यवाद।